हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज टॉपिक लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिटर्न टू स्केल अर्थात पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पैमाने के प्रतिफल क्या हैं। पैमाने के प्रतिफल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा है वो दीर्घकाल से संबंधित है और दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन है वो परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे मशीन हो, चाहे उद्योग प्लांट हो, सब में परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पैमाने के प्रतिफल का मतलब है कि जो पूर्व पैमाना था उस पैमाने को बदल सकते हैं, यानी अपन सभी साधनों को, एक उद्योग हो उसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, उसकी एक में छोटी मशीन को बड़ी मशीन कर सकते हैं। यानी अपन सभी साधनों को अगर बदल सकते हैं तो अपन देखेंगे कि उत्पादन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के अंतर्गत अपन पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। यानी पैमाने के प्रतिफल है वो दीर्घकालीन अवधारणा है और पैमाने के प्रतिफल हमें ये बताते हैं कि अगर उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करें तो उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है या उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है या उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। वो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है, उसे ही पैमाने के प्रतिफल अपन कहते हैं। तो अपन देखते हैं कि पैमाने के प्रतिफल कल्प के बारे में जो उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील मान के अपन उसको परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय अपन देख रहे हैं। तो इसके आधार पर उस पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं हो सकती है। यानी पैमाने यानी जो स्केल है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसलिए स्केल टू रिटर्न टू स्केल कहा गया है। जैसे अपन बात करें कि उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि उत्पादन में आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है, किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती है, बल्कि कुछ समय के बाद बचतें हानियों का रूप ले लेती है। यानी जब भी कोई अपनी तकनीक और पेमेंट जो वो उत्पादन बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में अपने को बहुत सी आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है, लेकिन एक सीमा के बाद में ये बचतें समाप्त हो जाती है और वो फिर हानि के रूप ले लेती है। इसी के कारण अपने पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं हैं वो अपने को देखने को मिलती है। और जब तो इसके आधार पर अपन पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरे पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और तीसरे पैमाने के घटतीफल डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी जब अपन उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन में अगर जिस अनुपात में साधन बढ़ाए उससे ज़्यादा उत्पादन बढ़ रहा है अपना, तो इसका मतलब है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अगर पैमाने के स्थिर प्रतिफल का तात्पर्य ये है कि अगर उत्पादन के सभी साधनों को निश्चित अनुपात में बढ़ाएं और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़े तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल या पैमाने के समान प्रतिफल की अवस्था प्राप्त होगी। और अगर अगर मान लो उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं और उत्पादन में उस अनुपात से कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसको कहेंगे पैमाने की घटते प्रतिफल या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। इस आधार पर अपन इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल में अपन अध्ययन करेंगे कि जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। यदि उत्पत्ति साधनों 10% बढ़ाया जाए तो उत्पादन में भी 10% से ज़्यादा वृद्धि होगी। और अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर अपने को मान लो कि उत्पादन जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं तो उतना उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने को कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जैसे मान लो 100 से 200 इकाई उत्पादन किया तो मान लो अपने 100 से 200 करते हैं तो अपने को 20 इकाई चाहिए, और तो 200 से 300 करते हैं अगर अपने 15 इकाई चाहिए उत्पादन करने के लिए, तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को बता रही है। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का होने का कारण है एक तो पैमाने में वृद्धि हो जाती है,
पैमाने वर्दी होने जैसे 2 छोटी-छोटी नालियाँ और 1 बड़ी नाली, तो उसका क्या आकार और पैमाना बढ़ने से उसमें ज़्यादा वस्तु उत्पादन इसी तरह है, उद्योग भी एकदम मशीन बड़ी आ जाती है, तो उसके कारण है पैमाना वृद्धि के कारण भी उत्पादन है वो बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। श्रम विभाजन ने विशिष्टीकरण यानी बड़े पैमाने पर जब उत्पादन करते हैं तो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण करवाना संभव होता है और श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। पैमाने का आकार वृद्धि कारण विशिष्ट और एवं अधिक क्षमता वाली मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी घटक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। अब अपन बात करें कि इसका मतलब हुआ कि उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि है वो ज़्यादा होगी साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि से। और पैमाने बढ़ते नियम को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि साधनों की निश्चित वृद्धि से क्रम से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है अथवा उत्पादन में समान वृद्धि प्राप्त करने के क्रम से साधनों की घटती मात्रा में वृद्धि आवश्यकता पड़ती है। यानी जैसे जैसे अपन उत्पादन बढ़ाते जाएंगे कम साधन चाहेंगे और कम साधन चाहेंगे उतना बढ़ाने के लिए वो बताएगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। इस कथन को या इस बात को अपन सम उत्पाद वक्र यानी आइसोकांट या आइसो प्रोडक्ट की सहायता से भी अपन बता सकते हैं। यहाँ अपन डायग्राम लिया है और ये डायग्राम अपन ने जो आइसोकांट या अपन आइसो प्रोडक्ट वक्र है सम उत्पाद वक्र है उसको दिखा है। तो ये पहला जो आइसोकांट है नीचे वाला IP1 ये 100 इकाइयों के उत्पादन को बता रहा है। IP2 है वो 200 इकाइयों को बता रहा है। IP3 है वो 300 इकाइयों, IP4 है वो 400 इकाइयों को बता रहा है। और अपन देख रहे हैं कि 100 से 200 इकाई उत्पादन करने के लिए जो अपने को संसाधन है वो बी जो पहले 100 इकाई उत्पादन करने के लिए अपने को साधन बी की मात्रा थी OB1 और साधन ए की मात्रा थी OA1 थी। 100 से 200 किया तो साधन बी की मात्रा हो गई OB2 और साधन ए की मात्रा हो गई OA2। और ये जो मूल बिंदु से जो रेखा खींची गई है ये एक तरीके से विस्तार पथ है यानी उत्पादन में जो वृद्धि होगी इस रेखा को अपन मान रहे हैं कि इस रेखा के सहायता से जो जो जहाँ बिंदु है वो अपन यहाँ पे बजट सम लागत रेखा नहीं ली और अपन ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता को वहाँ संतुलन है जैसे P पर Q पर R पर और T पर। अब मान लो उत्पादन बढ़ा के वो तो 200 इकाई करता तो संतुलन Q बिंदु पर होगा और अगर मान लो जहाँ पे अपन देख रहे हैं कि उत्पादन की जो अपन साधनों की मात्रा में वृद्धि है वो B1 B2 और साधन ए की मात्रा में A1 A2। फिर अगर उत्पादन बढ़ा के अपन 300 इकाई करते हैं तो अपन देख रहे हैं R पर संतुलन होगा जहाँ पे साधन की मात्रा है वो बढ़ती है वो B2 B3 और A2 A3। जो देख रहे हैं कि पहले जो 200 इकाई उत्पादन किया था उसकी तुलना में कम साधनों से 300 इकाई होगी और 300 से 400 करेंगे तो उससे और कम साधनों की तुलना में उत्पादन बढ़ती है यानी OPU जो जितना है उसके बजाय PQ है वो कम है और PQ है वो QR से कम है और जो QR है वो RT से मतलब ये जो OP है वो PQ से ज़्यादा है, PQ है वो QR से ज़्यादा है, QR है वो RT से ज़्यादा है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे-जैसे अपन उत्पादन में उसकी समान मात्रा में वृद्धि करते हैं तो अपने को प्रत्येक वृद्धि के साथ अपने को कम साधनों की आवश्यकता होती जा रही है यानी साधनों की मात्रा प्रयोग करने वो घटती जा रही है। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को बता रहा है। उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए 2 साधनों क्रम से कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। यही पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम है। अब अपन बात करते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल या पैमाने के समान प्रतिफल या कह सकते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसके अवधारणा के अनुसार यदि उत्पादन के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन में भी उसी अनुपात में बढ़ता है। माना कि उत्पादन साधन 10% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में भी 10% वृद्धि होगी और जिस अनुपात में उत्पत्ति साधनों में कमी की जाती है ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में कमी भी होती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अपन कि समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए अपन क्रम से साधनों की मात्रा में समान रूप से वृद्धि करनी होगी। यानी अगर 100 से 200 इकाई अपने उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो अपने को अगर मान लो P साधन चाहिए तो 200-300 करने के लिए अपने को 20 साधन चाहिए और 200 से 300 और 300 से 400 भी 20 चाहिए तो वो ये समान उत्पादन पैमाने के प्रतिफल को बता रहा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बता रहा है।
इसको अपन रेखा चित्र के माध्यम से समझे तो यहाँ देखो अपने 4 ही वही आइसो प्रोडक्ट या सम उत्पाद वक्र को लिया है। यहाँ पे तो एक्सेज पर साधन ए या श्रम मान लो और वाई एक्सेज पर अपन साधन बी या पूंजी में लिए। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ओ पी क्यू ओ पी है वो बराबर है क्यू क्यू है और पी क्यू बराबर है क्यू आर के, क्यू आर बराबर है आर टी के। जो ये पी क्यू आर टी ये वो मानना कि उत्पादक के संतुलन बिंदु है, यानी जहाँ पे उत्पादन का संतुलन होता है। ये बता रहा है कि अपन प्रत्येक अवस्था में अगर उत्पादन को समान मात्रा में बढ़ाना है तो समान मात्रा में साधनों की आवश्यकता होगी, यानी समान मात्रा में साधन बढ़ेंगे। यानी जिस अनुपात में अपन उत्पादन बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में अपने को साधनों की आवश्यकता होगी, या जिस अनुपात अपन साधन बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में अपना उत्पादन बढ़ेगा। यानी जो साधन बढ़ाने की मात्रा है वो उत्पादन के अनुसार स्थिर रहती है। इसे पैमाने की स्थिर प्रतिफल कहते हैं। अब तीसरा अपन देखते हैं पैमाने की ह्रासमान प्रतिफल। इस अवधारणा के अनुसार इस अवस्था में उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की क्रम से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि अपन उत्पादन के साधनों में 10% वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में 8% या 9% ही वृद्धि होगी। अगर अपन को मान लो 100 से 200 इकाई उत्पादन करने के लिए 20 इकाइयों की जरूरत है तो 200 से 300 करने के लिए अपने 25 इकाइयों की जरूरत होगी और 300 से 400 करने के लिए अपने को 30 इकाइयों की जरूरत होगी। यानी प्रत्येक स्थिति में अपन उत्पादन के जो साधन है उतनी मात्रा में वृद्धि करने के लिए तो अधिक करते जाएंगे, वैसे वैसे साधनों की आवश्यकता उतनी गति से बढ़ती जाएगी। यानी पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये है कि पैमाने का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और जिसके कारण उत्पादक कार्यों में, साधनों में, संयोजन में और बहुत सारी है जो आंतरिक और बाह्य हानियां जो अलग से अपन पढ़ेंगे कि आंतरिक वस्तुएं, बाहरी वस्तुएं क्या, आंतरिक वस्तुएं, हानियां और बाह्य हानियां क्या है। तो उसके कारण क्या होती है, जो आंतरिक वस्तुएं और बाह्य वस्तुएं होती है वो तो कम हो जाती है, आंतरिक हानियां और बाह्य हानि जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी जो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण पैमाने के आसमान प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इसको अपन रेखा चित्र की सहायता से समझें तो कहेंगे कि जो अपने को उत्पादन है ये संतुलन यहाँ पे 4 अपन ने वही समुत्पाद वो कर लिए और इनमें ये संतुलन बिंदु वही रखे हैं पी क्यू आर टी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जैसे पी से क्यू चाहिए तो ये जो उत्पादन की जो पी क्यू है इससे अपन क्यू से आर पर जा रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि वही 100 इकाइयों वृद्धि हो रही है, लेकिन पी क्यू की बजाय क्यू आर जाता है और आर से टी पर जा रहे हैं तो जो क्यू आर की बजाय आर टी है वो ज़्यादा, यानी उतने अपने 100 से 200 इकाइयों की बढ़ाई उत्पादन उतनी जितने साधनों की आवश्यकता थी तो 200 से 300 बढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा साधनों की आवश्यकता हुई और 300 से 400 बढ़ाने के लिए उससे और ज़्यादा संसाधनों की अपने को आवश्यकता होगी। तो ये बता रहा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल को बताता है। यानी चित्र में स्पष्ट किया गया कि उत्पादन समान वृद्धि के लिए बढ़ते उत्पाद में उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता होती है जो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को स्पष्ट करता है। यानी उत्पादन अनुपातिक वृद्धि है वो साधनों के मात्रा में अनुपातिक वृद्धि से कम होती है। इन सभी को अपन एक ही रेखा चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। एंड जो पैमाने के प्रतिफल की तीनों अवस्थाएं हैं कोई अलग अलग उद्योगों की नहीं है, ये सभी एक उद्योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे उत्पादन वृद्धि करते हैं तो किसी उद्योग में प्रारंभिक अवस्था जो ज्यादा लंबी होती है, किसी में बीच वाली अवस्था ज्यादा लंबी होती है, किसी में अंत वाली ज्यादा। ऐसा नहीं है कि एक उद्योग में तृतीय अवस्था होती है, एक उद्योग में द्वितीय होती है, ऐसा नहीं। सभी उद्योग की है कि हर उद्योग की पहली अवस्था में उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, दूसरी अवस्था में उसको समान गति से बढ़ता है, तीसरी असमान। जैसे ये ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कृषि में वो तीसरी अवस्था लंबी होती है और दूसरे जैसे उद्योग हैं विनिर्माण उद्योग उसमें पहली अवस्था वो लंबी होती है। इसको अपन पैमाने के तीनों मतलब तीनों अवस्थाओं को एक ही रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अपन इसको देखें तो अपन ये ओ एस रेखा है वो मान लें कि विस्तार पथ है जिसके सारे उत्पादक है वो अपने उत्पादन का विस्तार करेगा। तो संतुलन बिंदु देखो पी क्यू आर एस के एम
एम ये बिंदु है। अब देखो उत्पादन जैसे मान लो स्टार्टिंग में 100 से 200 कर रहे हैं तो पी से क्यू जाता है, 2 से 3 से क्यू से आर पर, 300 से 400 पर, तो आर से एस पर। तो यहाँ अपन देख रहे हैं पी से एस तक जाता है ना, तब तक अपन देख रहे हैं कि पी क्यू मतलब 100 से 200 के लिए संसाधन ज़्यादा चाहिए, 200 से 300 के लिए अपने कम चाहिए, और 300 से 400 को उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने और से कम संसाधन चाहिए। यानी ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को बता रहा है। जबकि यहाँ से एस से अपन के पर जाते हैं तो अपन देख रहे हैं कि उतने ही संसाधन चाहिए जितना अपन उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इसलिए अपन इसको कहेंगे पैमाने की स्थिर प्रतिफल। तीसरी अवस्था है जिसमें के से एम तक है, यानी अगर अपन उत्पादन बढ़ाएंगे, जैसे के से अपन एम जाएंगे तो उत्पादन के जितने संसाधनों की आवश्यकता है वो एम से एन जाएंगे तो और ज़्यादा होगी, और एन से अपन जैसे वी यहाँ लिखना रहेगा तो वी तक जाएंगे तो उत्पादन में और ज़्यादा वृद्धि होगी। यानी पैमाने मतलब और ज़्यादा अपने संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो ये बता रहा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। यानी एक तरीके से अगर कहें कि अगर जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं और सम उत्पाद वक्रों के बीच अगर दूरी घटती है तो वो कहेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अगर सम उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी स्थिर रहती है तो पैमाने की स्थिर प्रतिफल। और पैमाने अगर सम उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो वो बताता है पैमाने के घटते प्रतिफलों को। ये अपन ने एक रेखा चित्र के माध्यम से अपन ने यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल को समझने की कोशिश की है। अब अपन बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, पैमाने के प्रतिफल लागू होने के कारण क्या है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल लागू होने के कारण या उसके निर्धारक तत्वों के। सबसे पहला कारण है साधनों की अविभाजितता। यानी कुछ उत्पत्ति के साधन निश्चित आकार के होते हैं जिसके कारण उनको विभाजित करके प्रयोग नहीं किया जा सकता। साधनों की अविभाजितता के कारण ही प्रारंभ में इन साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। पैमाने में वृद्धि होने पर इन अविभाजित साधनों का पूर्ण उपयोग होने से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा कारण है श्रम विभाजन। यानी इस संबंध में श्रम विभाजन का मतलब ये है कि अगर अपन ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे तो अपन अलग-अलग भाग अलग-अलग डिपार्टमेंट में बाँट सकते हैं। जैसे ये पैकिंग करेगा, ये बनाएगा, ये काम। तो उससे क्या होता है कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। यानी श्रम विभाजन करने की भाई ये काम करना है। तो उससे क्या होती है, काम में कुशलता की वृद्धि होती है, उससे भी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। तीसरा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को जन्म देता है क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काम बार-बार में करेगा तो उसमें कुशलता आती जाएगी, और तो इसके कारण भी अपनी उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होते हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हमेशा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब अपन स्थिर साधनों को या अविभाजित साधनों को पूर्ण उपयोग कर लेंगे तो पैमाने के प्रतिफल जो अपने बढ़ते मिल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, और उत्पादन परिवर्तन और साधनों के प्रयोग की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो पैमाने की स्थिर प्रतिफल केवल अल्पकाल के लिए उपस्थित होती है, जिसके बाद ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल मुख्यतः बढ़ते संगठन और प्रबंधन की समस्याओं के कारण होते हैं। यानी जब बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो अपने को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि उसको सब बीच के आपस में वो अच्छा संयोजन नहीं बैठ पाता है, और उद्यमी एक ही होता है। इसके कारण पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल होते हैं। यानी उत्पत्ति के साधनों के अनुपात रूप से बढ़ाया जाता है, फिर भी संगठन और प्रबंधन को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सकता, जिसके कारण पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल मिलते हैं। फिर वह है कि बड़े पैमाने पर कार्य जोखिम पूर्ण भी ज़्यादा होता है। फिर पैमाने की एक सीमा के बाद बढ़ाने पर जो अपनी बचतें प्राप्त हो रही थी वो हानियां में बदलने लग जाती है, और इसके कारण भी ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। फिर अगला कारण है कि सभी साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं, इसलिए कुछ साधनों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, कुछ की नहीं होती, उसके कारण भी पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर्स।